सो हे गाइस, वेलकम टू ब्राइट मेड के स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर 3। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था H1 एंटी हिस्टामिनिक्स के बारे में, जिसमें हमने फर्स्ट जनरेशन के ड्रग्स के बारे में देखा था। तो जिसके बारे में हम लोग पढ़े थे, ग्रिलिंटन सिरप हमने आपको दिखाया था, जिसमें क्लोरफेनेरामीन एमेलेट जो है पाया जाता है, जो कि कफ से रिलीफ करता है और एलर्जी सिम्टम से बचाता है। तो आज उसी को प्रोसीड करते हैं। फर्स्ट जनरेशन का कुछ ड्रग देख लेते हैं, उसके बाद हम सेकंड जनरेशन स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं ट्रिप्रोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड से। देखिए, ट्रिप्रोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड जो है क्या है, H1 एंटी हिस्टामिनिक्स और फर्स्ट जनरेशन का ड्रग है। तो फर्स्ट जनरेशन का ड्रग के बारे में हमने आपको बताया था कि जो फर्स्ट जनरेशन का ड्रग होता है उसके पास सीडेटिव एक्शन होता है, ठीक है, और ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेगा और सीडेटिव एक्शन देगा, मतलब आपको काल्म करेगा, बॉडी को क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, आपको सोने में हेल्प करेगा। और इसके पास कहीं ना कहीं एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी भी होता है, मतलब एसिटाइल कोलिन को क्या अपना एक्शन शो करने नहीं देगा, रिसेप्टर से बाइंड होने नहीं देगा। राइट? तो देखिए, ट्रिप्रोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड का अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ट्रिप्रोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर आप देखिए क्लियरली यहाँ पे। पैरा टोल्विन, टोल्विन क्या होता है आप सभी जानते हैं, बेंजीन ग्रुप पे CH3 लगा हुआ है तो टोल्विन कह दिए। तो क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, इससे अटैच है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसीलिए इसको पैरा टोल्विल कह दिए। टोल्विल YL ग्रुप लग जाता है अगर सब्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं तो। राइट? देखिए, फिर इसके बाद क्या है हमारा, इसके बाद है हमारा पायरिडीन, पायरिडीन है, फिर है पायरोलिडीन। इस पायरिडीन और पायरोलिडीन, और बीच में हमारा जो आपको दिखेगा प्रोपीन 1 वाइल मिथ ईथ प्रोप, 3 कार्बन है ना, मिथ ईथ प्रोप, ठीक है, तो और एक डबल बॉन्ड है, इसीलिए इन लगा हुआ है। प्रोपीन 1 आइल, तो 1 कार्ब फर्स्ट पे लगा हुआ है पैराटोल्विल और फर्स्ट पे ही लगा हुआ है पायरिडीन, और हमारा जो थर्ड कार्बन है उस पे पायरोलिडीन अटैच है। और चूंकि यहाँ पे क्या है हमारा ट्रिप्रोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड है, इसीलिए HCl। देखिए, नाम से पता चल रहा है ट्रिप्रोलिडीन, ट्राई मतलब 3, ठीक है, मतलब इसका 3 सब ग्रुप अटैच है, एक पैराटोल्विल है, पायरिडीन है और पायरोलिडीन है। तो ट्रिप्रोलिडीन और एक HCl हाइड्रोक्लोराइड, बस बीच में आपको ये अटैच कर देना है, प्रोपीन 1 आइल। राइट? ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए, इसका सिंथेसिस का बात करेंगे हम लोग। सिंथेसिस का बात क्यों करेंगे? क्योंकि ये स्टार मार्क का ड्रग है। स्टार मार्क का ड्रग जो है एग्जाम में आपका सिंथेसिस पूछता है उसका। राइट? देखिए, स्टार्ट कैसे हुआ, तो स्टार्ट हुआ इसका 1 पैरा टोल्विल इथेनॉन। इथेनॉन क्यों कह दिया? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, तो फर्स्ट कार्बन कीटोन वाला को C देंगे और CH3 का सेकंड, तो ईथ हो गया कि नहीं, इथेन, और फर्स्ट को कीटोन ग्रुप है, तो कीटोन का जो होता है वो ONE लिखा जाता है ना सफिक्स में। तो कीटोन का क्या हो गया, टोल्विल इथेनॉन, इथेनॉन हो गया, और फर्स्ट पे पैरा टोल्विल। मैंने आपको बताया कि जो बेंजीन पे CH3 लगा हुआ है तो टोल्विन कहते हैं, और चूंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है इसीलिए इसको हम टोल्विल कहेंगे। तो 1 पैरा टोल्विल इथेनॉन। राइट? अब देखिए, इसको हम किससे रिएक्ट करवाएंगे, पायरोलिडीन से रिएक्ट करवाएंगे। ये क्या हमारा पायरोलिडीन है। पायरोलिडीन के साथ साथ हम इसको HCHO यानी मिथेनल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिथेनल कहते हैं, या फिर फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं, कि क्योंकि HCHO, देखिए इसका स्ट्रक्चर अगर करें तो कुछ ऐसा आएगा, C डबल बॉन्ड O और H, ये कुछ स्ट्रक्चर इसका ऐसा आएगा HCHO का। तो इससे अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होगा, 1 पैराटोल्विल इथेनॉन प्लस फॉर्मल्डिहाइड और पायरोलिडीन, तीनों को रिएक्शन करवाएंगे एक साथ, तो क्या होगा, जो यहाँ से वाटर निकल जाएगा। कैसे वाटर निकलेगा, ध्यान से देखना है आपको बस। यहाँ देखिए, C डबल बॉन्ड O ग्रुप तक तो ठीक है हमारा, फिर यहाँ से CH3 में से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। राइट? CH3 में से क्या होगा, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ वाला फॉर्मल्डिहाइड वाला एक ऑक्सीजन निकल जाएगा, और पायरोडिन वाला एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। देखिए, ध्यान से समझना है, CH3 का एक हाइड्रोजन निकला, ठीक है, और फॉर्मल्डिहाइड का एक ऑक्सीजन निकला, और पायरोलिडीन का एक हाइड्रोजन निकला, तो H2A हो गया, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो H2O क्या हो जाएगा मेरा, बाहर निकल जाएगा। H2O मेरा क्या हुआ, यहाँ से बाहर निकला, तो क्या हो गया, मैंने आपको बताया, इसका हाइड्रोजन निकला, इसका ऑक्सीजन निकला, इसका हाइड्रोजन निकला, ठीक है। अब फिर तीनों को वाटर निकाल कर इस तीनों को क्या करो, अटैच कर दो। तो अटैच कर दिए, तो देखिए एक हाइड्रोजन निकला CH3 में से, तो यहाँ CH2 हो गया, CH2 हो गया। अब इसमें से भी एक ऑक्सीजन निकला है, एक ऑक्सीजन को अगर हम यहाँ से हटा देते हैं तो ये भी CH2 बनता है कि नहीं, ये वाला CH2 बन गया, ये वाला CH2 बन गया, ये वाला CH2 बन गया। उसके बाद देखिए, इसका हाइड्रोजन हटाएं तो N बस बचेगा यहाँ पे, तो वाटर अगर निकालेंगे तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब इसमें पायरिडीन मैग्नीशियम MgBr, ये मेरा रिंग जो है इसको पायरिडीन कहते हैं, इस पे MgBr लगा हुआ है। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और हाइड्रोलिसिस होगा। तो देखिए यहाँ पे सब ये जो है कीटोन ग्रुप जो है ना, यहाँ वाला जो मेरा कीटोन ग्रुप आपको दिख रहा है ऊपर में, ये वाला जो मेरा कीटोन ग्रुप है, ये बस यहाँ पे अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, पहली बात। उसके बाद ये सारा सब्स्टिट्यूएंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, ये बस कीटोन ग्रुप वाला अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा,
और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने के कारण ये जो है MgBr यहाँ से रिलीज आउट बाहर निकल जाएगा और ये वाला बॉन्ड जाकर के यहाँ पे अटैच कर जाएगा। ये वाला बॉन्ड कहाँ, यहाँ पे अटैच कर देगा। इस किसके निकलने के बाद यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है वो OH में कन्वर्ट हो गया और ये वाला रिंग जो है पायरिडीन रिंग जाकर यहाँ पे अटैच हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। इस अब देखिए ये हमारा बिल्कुल बन गया। अब इसमें हम क्या कहेंगे, डिहाइड्रेशन कर देंगे। डिहाइड्रेशन करेंगे तो क्या होगा, वाटर निकल जाएगा। वाटर कहाँ से निकलेगा भाई, तो देखिए ध्यान से, वाटर निकलेगा ये वाला OH ग्रुप और ये वाला इसका एक हाइड्रोजन, इसका OH और इसका एक हाइड्रोजन, मतलब जो CH2 ग्रुप है ना, देखिए ध्यान से, ये वाला OH ग्रुप यहाँ से रिलीज आउट हो जाएगा और CH2 का एक हाइड्रोजन रिलीज आउट हो गया। तो एक हाइड्रोजन CH2 का और OH, फिर से आपका क्या H2O हुआ, H2O बाहर निकला। अगर H2O बाहर निकल गया तो ये हमारा क्या बन गया, ट्रिप्रोलिडीन बन गया, है ना, ट्रिप्रोलिडीन बन गया। देखिए, और ये वाला बॉन्ड बस एक डबल बॉन्ड यहाँ पे उतर जाएगा, क्योंकि OH निकलेगा तो अपना बॉन्ड तो इसका रह जाएगा ना, तो ये वाला बॉन्ड क्या आ जाएगा, नीचे आकर यहाँ पे, ध्यान देना आपको, ये वाला बॉन्ड क्या होगा, नीचे आकर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा OH वाला बॉन्ड। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। बस ट्रिप्रोलिडीन और हाइड्रोक्लोराइड है तो आपको .HCl लगा ही देना है भाई, तो बन गया ट्रिप्रोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ये H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, हम पढ़ ही रहे हैं H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के बारे में। तो क्या करेगा, H1 रिसेप्टर का पे जाकर बाइंड करेगा, लेकिन एक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि क्या है, ये एंटागोनिस्ट है, और ब्लॉक करेगा हिस्टामिन को। हिस्टामिन का रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा तो हिस्टामिन काम नहीं कर पाएगा। अगर काम नहीं कर पाएगा तो हम लोग को क्या होगा, एलर्जिक राइनाइटिस, जो एलर्जी के कारण जो नाक बहना, स्नीजिंग, छींक आना, ठीक है, या फिर कंजक्टिवाइटिस होता है। आप सभी जान रहे हैं कंजक्टिवाइटिस तो असल कितना फैला हुआ है, जो हमारे आई में क्या हुआ, आंख आना जिसको कहते हैं, आई में कंजक्टिविटिस रीजन होता है, कंजक्टिवा, जहां इन्फ्लामेशन हो जाता है ना, तो उसको कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। स्किन एलर्जी जो होता है, यूट्रिकेरिया या एंजियोइडिमा। यूट्रिकेरिया क्या होता है, जब बहुत तेज खुजली होती है आपके स्किन के ऊपर, तो उसको यूट्रिकेरिया कहते हैं। इडिमा मतलब स्वेलिंग होता है, सभी जान रहे हैं आप। और इसको अगर दूसरे ड्रग के साथ यूज करेंगे तो कॉमन कोल्ड जैसे सर्दी खांसी हो गया, इसमें भी ये हेल्प करता है। तो काम ही है इसका, क्योंकि ये H1 एंटी हिस्टामिनिक्स है, तो एलर्जी, राइनाइटिस, यूट्रिकेरिया, कॉमन कोल्ड, स्नीजिंग, कफिंग, ठीक है, एंटीमेटिक, एंटीकोलिनर्जिक, सिडेटिव, ये सारा एक्शन शो करेगा। सिडेटिव और एंटीकोलिनर्जिक सिडेटिव ध्यान देना है यहाँ पे आपको, सिडेटिव और एंटीकोलिनर्जिक एक्शन जो है, बस H1 एंटाहिस्टामिनिक जो है, H1 एंटीहिस्टामिनिक का फर्स्ट जनरेशन वाला ड्रग ही बस शो करेगा। क्लियर है, फर्स्ट जनरेशन वाला ड्रग ही बस शो करेगा क्या, एंटी सिडेटिव एक्शन, और जो हमारा एंटीकोलिनर्जिक एक्शन है वो बस फर्स्ट जनरेशन वाला। सेकंड जनरेशन वाला ये शो नहीं करेगा, या बहुत रेयर करेगा, जिसको ना के बराबर हम लोग मान लेते हैं। क्लियर। अब अगला है ड्रग हमारा क्या, फेनिडामाइन टार्टरेट। फेनिडामाइन टार्टरेट जो है, ये फेनाइल अल्काइल अमीन हिस्टामिन, ये आपको नहीं देखना है। फेनिडामाइन टार्टरेट की अगर बात करते हैं तो टेट्राहाइड्रो इंडिनोपाइरिडीन, देखिए स्ट्रक्चर इसका ध्यान देखते हैं। फेनिडामाइन टार्टरेट, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, फेनाइल ग्रुप लगा हुआ है, और इसको हम लोग पूरे ग्रुप को क्या कहते हैं, टेट्राहाइड्रो इंडिनोपाइरिडीन कह देते हैं। यहाँ पे पाइरिडीन ग्रुप लगा हुआ है सॉरी, यहाँ पे ठीक है, पाइरिडीन ग्रुप लगा हुआ है, और देखिए यहाँ पे फिनाइल ग्रुप अटैच है, और ये टार्टरिक एसिड यहाँ पे टार्टरेट के फॉर्म में CHOH, COOH, कार्बोक्सिलिक, हाइड्रोक्सी और कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ। तो ये स्ट्रक्चर तो आपको भाई बनाकर याद करना पड़ेगा। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप ही बता दो, क्यों, चूंकि ये H1 एंटीहिस्टामिनिक है तो क्या करेगा, हिस्टामिनिक रिसेप्टर को क्या करेगा, एंटागोनाइज करेगा। ये कंपिटिटिवली बाइंड करता है। कंपिटिटिवली मतलब जो रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर के पास ये फेनिडामिन जो है अपना कंसेंट्रेशन बढ़ा देता है, और जिसका सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन रहेगा वो रिसेप्टर से जाकर पहले बाइंड कर जाएगा, है ना। रिसेप्टर से बाइंड पहले कर जाएगा तो क्या होगा, एंटी हिस्टामिनिक एक्शन देगा, ठीक है, एंटी हिस्टामिनिक एक्शन देगा, या फिर जो एलर्जी का रिस्पॉन्स है उसको घटाएगा। आप यूज समझ ही रहे हो, एलर्जी में काम करेगा। वाटरी आइज, जो आंख में पानी आता है ना, स्नीजिंग होता है, कफ, कॉमन कोल्ड होता है, या फिर नाक बहना, रनी नोज, हे फीवर, ठीक है, इससे क्या करेगा, हे फीवर क्या होता है, जनरली पॉलन या डस्ट के कारण आपके नाक से इनहेल कर लेते हो, तो ये इरिटेशन काउज करता है हमारा गला में या थ्रोट में, लंग्स में, कहीं भी, ठीक है, इरिटेशन, जिसके कारण आपको वाटरी आइज और रनी नोज वगैरह देखने को मिलता है, राइट। तो ये था हमारा इसका। अब अगला है हमारा प्रोमिथाजीन हाइड्रोक्लोराइड। ये जो है फेनोथाइजीन डेरिवेटिव्स है।
ये आपको याद रखना होगा, फेनोथायाजीन डेरिवेटिव्स। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखिए फेनोथायाजीन जो है हमारा स्ट्रक्चर, प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर देख लीजिए। यहाँ पे क्लियरली 2 बेंजीन ग्रुप मेरा लगा हुआ है और बीच में एक ये पूरा मिला दिया तो क्या बन गया, फेनोथायाजीन हाइड्रोक्लोराइड, राइट। तो इसका हम लोग फेनोथायाजीन हाइड्रोक्लोराइड का हम लोग सिंथेसिस देखते हैं। देखिए यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये आपको ध्यान देना। 9th पोजीशन पे सल्फर, 10th पोजीशन पे नाइट्रोजन, क्लियर है। और 10th पोजीशन पे जो हमारा ये प्रोपाइल ग्रुप अटैच है। प्रोपाइल ग्रुप के 2nd पोजीशन पे फिर एनएन डाइमिथाइल, या आप इसका क्या कर सकते हो, यूपीएससी नोमेनक्लेचर भी देख सकते हो। एनएन डाइमिथाइल अमीनो प्रोपाइल फेनोथायाजीन हाइड्रोक्लोराइड। फेनोथायाजीन, ये जो रिंग है फेनोथायाजीन रिंग है, फेनोथायाजीन हाइड्रोक्लोराइड। अब इसका सिंथेसिस का बात करते हैं, क्योंकि ये स्टार मार्क का ड्रग है। आप सिलेबस में देख लो, स्टार मार्क लगा हुआ वहां पे, राइट। सिंपल है इसका सिंथेसिस। देखिए फेनोथायाजीन, आपको बस रिंग का नाम याद रखना है। फेनोथायाजीन ये होता है, 2 बेंजीन ग्रुप लगा हुआ था और बीच में भी एक, जहाँ पे ऊपर में सल्फर और नीचे में नाइट्रोजन लगा होता है। नीचे में क्या लगा होता है, नाइट्रोजन लगा होता है। अगर आपका नंबरिंग स्टार्ट करोगे तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो नंबरिंग कैसे दिया गया, 1st 2nd 3rd 4th, ठीक है, 5 6 7 8 9 और 10th, मतलब 9 10 पोजीशन पे क्या लगा हुआ, हमारा सल्फर लगा हुआ। यहाँ पे 9 पोजीशन पे सल्फर और 10 पोजीशन पे नाइट्रोजन लगा हुआ है, राइट। अब इसको हम NaNH2 से रिएक्ट, मतलब सोडियम अमाइड सोडियम अमाइड से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, यहाँ ये वाला जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। NaNH2 से रिएक्ट करवाए हैं तो Na जाकर क्या होगा, अटैच हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे Na अटैच हो गया है और यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा। हाइड्रोजन हटेगा तो किस कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे NH2 भी तो है, तो NH2 इसका वाला हाइड्रोजन लेके NH3 बन के बाहर निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे निकला हुआ क्या, NH3 बन करके बाहर निकला हुआ कि नहीं निकला हुआ। यहाँ हाइड्रोजन इसका ले लेगा और NH2 अपना NH2 है ही, तो NH2 और एक हाइड्रोजन मिल गया तो NH3 बन गया, और ये सोडियम जो है H के जगह पे यहाँ पे आकर के क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, सिंथेसिस समझ पा रहे हैं आप? हाँ जी। देखिए अब उसके बाद जो हमारा बना उसको रिएक्ट करवाएंगे, किससे रिएक्ट करवाएंगे, एन डाइमिथाइल अमीनो प्रोपाइल क्लोराइड, एन डाइमिथाइल। देखिए यहाँ पे एन पे 2 मिथाइल है तो इसीलिए एन डाइमिथाइल। चूंकि यहाँ नाइट्रोजन है तो अमीनो ग्रुप है, एन डाइ अमीनो प्रोपाइल। प्रोपाइल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 1 2 और 3 ये तीनों कार्बन के, आप देखो ध्यान से देखना यहाँ पे, ये तीनों कार्बन जो है 1 2 3 नंबरिंग दिया हुआ है, 1 2 3 प्रोपाइल हुआ कि नहीं, 1 2 3 मिथ इथ प्रोपाइल हुआ। और फर्स्ट पे क्या हमारा लगा हुआ, क्लोरो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ, ठीक है। तो प्रोपाइल क्लोराइड कह दिया इसको, ये तीनों को प्रोपाइल क्लोराइड कह दिए। और इस सेकंड नंबर पे ध्यान देना है, सेकंड नंबर पे क्या लगा हुआ है मेरा, सेकंड नंबर पे सेकंड कार्बन पे एन डाइमिथाइल लगा हुआ है, सेकंड कार्बन पे एन डाइमिथाइल, तो इसीलिए कह दिए सेकंड नंबर पे एन डाइमिथाइल। चूंकि नाइट्रोजन है इसीलिए अमीनो अमीनो प्रोपाइल क्लोराइड, मिथित प्रोपाइल क्लोराइड बन गया। अब देखिए कुछ नहीं करना है, मेरा सब कुछ तैयार है। अब इसमें से क्या करना है हमको, यहाँ से नाइट सोडियम आएगा बाहर और यहाँ से क्लोराइड, ठीक है, यहाँ से क्लोराइड, जिससे NaCl में रखा हुआ बाहर निकलेगा। NaCl अगर बाहर निकला तो क्या हुआ, ये पूरा रिंग को जाकर के, ध्यान देना है, ये वाला जो मेरा पूरा रिंग है, ये वाला पूरा रिंग को आप जाकर के यहाँ पे अटैच कर दो। NaCl निकाल के Na इसका और Cl इसका निकाल दो और ये वाला पूरा रिंग यहाँ पे जाकर के अटैच कर दो, तो देखिए आपका कितना प्यारा बन गया है ना, प्रोमेथाजीन बन गया। बस वहाँ NaCl निकल गया और CH2CH CH3 एन डाइमिथाइल यहाँ पे जाकर क्या हुआ, इस पे अटैक हुआ, अटैच हो गया, प्रोमेथाजीन बन गया आपका। क्लियर है? अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सभी जानते हैं आप लोग, कहाँ बैंड करेगा, H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है तो वहीं काम करेगा भाई। एंटीकोलिनर्जिक, मॉडरेट एंटीकोलिनर्जिक एक्शन भी होगा ही, सिलेटिव एक्शन भी होगा, ठीक है। और एफिनिटी होता है डोपामाइन सेरोटोनिन, और एंटागोन वही चीज है, मैंने आपको बताया था एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट शो करेगा, यहाँ पे एंटी डोपामिनर्जिक इफेक्ट भी शो करता है, सेरोटोनर्जिक इफेक्ट। घबराने की बात नहीं है, आपको बस इतना याद रखना कि H1 रिसेप्टर को एंटागोनाइज करता है, एंटीकोलिनर्जिक एक्शन है और सीडेटिव एक्शन आपको देगा। देखिए यहाँ पे सीडेटिव एक्शन देगा, एंटीमेटिक, एंटीमेटिक मतलब वोमिटिंग नहीं होने देगा, है ना, क्योंकि एंटीकोलिनर्जिक भी तो है ना, एंटीकोलिनर्जिक में है तो क्या हुआ, एसिटाइलकोलिन को अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं होने देगा। अगर एसिटाइलकोलिन को अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं होने देगा तो क्या होगा, जो हमारा रिस्पॉन्स है, जो वोमिटिंग करवाता है, वहां पे जाकर ट्रिगर नहीं करेगा, उसको स्टिमुलेट नहीं करेगा। अगर स्टिमुलेट ही नहीं करेगा तो वोमिटिंग नहीं होगा, इसलिए एंटीमेटिक का काम किया कि नहीं किया, बिल्कुल किया। एनेस्थेटिक का काम भी करता है, प्री मेडिकेशन थ्रू IM विथ एट्रोपिन, ठीक है। तो इसको अगर हम क्या करेंगे, एट्रोपिन के साथ दे देंगे ना,
एट्रोपिन के साथ आईए मतलब इंट्रामस्कुलर, ये जो इंजेक्शन जाएगा हमेशा इंट्रामस्कुलर रीजन में जाएगा, ऑयली मीडियम का है इसीलिए राइट। तो ये क्या कम करता है, एट्रोपिन के साथ देंगे तो एनेस्थेसिया के रूप में, मतलब एनेस्थेसिया के रूप में काम करता है। मतलब जो एनेस्थेसिया, सपोज दैट कहीं पे कुछ होने वाला है ना, ये सर्जरी होने वाली है, तो वहाँ पे उस जगह को हमको सेंसलेस बनाना है कि उसमें सेंसेशन ना हो, तो उसके पहले हम देते हैं ताकि वहाँ का सिक्रीशन रुक जाए। या फिर जो सपोज दैट कि कुछ वहाँ पे कैंची से कुछ काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उससे कारण वहाँ से सिक्रीशन रिलीज हो, क्योंकि बॉडी को क्या लगेगा, कुछ बाहर चीज आया है, तो हिस्टामिन रिलीज होगा, वहाँ पे सिक्रीशन रिलीज करेगा, उसको हटाने का कोशिश करेगा, तो वैसा सिक्रीशन ना हो उसको बचाने के लिए भी ये काम करता है, राइट। अब हमारा उसके बाद है ट्राइमेप्राजिन टार्टरेट। ट्राइमेप्राजिन टार्टरेट जो है, आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लो ट्राइमेप्राजिन टार्टरेट का। फेनोथायाजिन रिंग सभी जान रहे, ये सब जगह यूज हो रहा है, आपको पढ़ना होगा बहुत अच्छे से। 9 पोजीशन में सल्फर, 10 पोजीशन पे नाइट्रोजन और 2 बेंजीन ग्रुप लगा हुआ है, राइट। इसको हम लोग क्या कह दिए, फेनोथायाजिन। और उसके बाद प्रोपाइल लगा हुआ है 2 में, एन एन डाइमिथाइल, 2 पे बस मिथाइल लग गया है, और यहाँ पे प्रोपाइल रिंग है। और चूंकि यहाँ टार्टरेट है इसीलिए देखिए यहाँ पे टार्टरिक एसिड आपको दिख रहा है, टार्टरिक एसिड आपको क्लियरली मेंशन है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइमिप्राजिन टार्टरेट कह दिए। क्या कह दिए, ट्राइमेप्राजिन टार्टरेट। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता दो भाई। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो होगा ट्राइमेप्राजिन टार्टरेट का, वो फ्री हिस्टामिनिक मतलब H1 रिसेप्टर पे वही बाइंड करेगा, H1 एंटी हिस्टामिनिक का काम करेगा, है ना। और एंटी प्रूरिटिक ड्रग का जैसा काम करेगा, मतलब प्रूरिटी मतलब तेज से, अगर बहुत आपका जो स्किन है उस पर बहुत तेज खुजली हो रही है, तो आप उसे क्या करोगे, बहुत जोर से खुजाने का कोशिश करोगे, उसको प्यूरिटिक्स कहते हैं। तो ये प्यूरिटिक्स से भी बचाता है, इसलिए एंटी प्यूरिटिक ड्रग इसको कह दिए। और चूंकि H1 एंटागोनिस्ट है तो सिडेटिव, हिप्नोटिक्स, एंटीमेटिक और मोशन सिकनेस से बचाने वाला तो आपका है ही, राइट। तो आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और यूज तो सब, बस आपको स्ट्रक्चर ध्यान देना है हर ड्रग का। अगला जो ड्रग है वो है सिप्रोहेप्टाडीन हाइड्रोक्लोराइड। देखिए सिप्रोहेप्टाडीन एक एंटीहिस्टामिनिक है, सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट, ये नहीं देखना आपको। सिप्रोहेप्टाडीन हाइड्रोक्लोराइड जो है, देखो सिप्रोहेप्टाडीन, हेप्टा हेप्टा वर्ड आ रहा है, हेप्टा मीन्स क्या होता है, 7 होता है ना, 7। तो यहाँ देख रहे हो आप, जो है बीच वाला रिंग है ये 7 रिंग है, 7 होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये जो बीच वाला रिंग है वो 7 कार्बन से मिलकर बना है 7 कार्बन से मिलकर बना है, क्लियर है। इसीलिए इसको हेप्टा कह दिए, सिप्रोहेप्टाडीन। और 2 बेंजीन ग्रुप लगा हुआ है आपका, 2 बेंजीन रिंग लगा हुआ है, और बीच में जो है ये 7 कार्बन वाला चैन है, डाइबेंजोसाइक्लोहेप्टेन। और नीचे क्या हुआ हमारा, पिप्रिडीन लगा हुआ है, देखिए ध्यान से इसको, ये हमारा मेन है, पिप्रिडीन लगा हुआ है, और हाइड्रोक्लोराइड तो HCl है ही मेरा राइट। तो ये क्या हमारा, ये है साइप्रोहेप्टाडीन हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप ही बता दो भाई। H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट करेगा, हाई कंसंट्रेशन पे ये एंटीकोलिनर्जिक भी शो करेगा, एंटी डोपामिनर्जिक और एंटी सेरोटोनर्जिक इफेक्ट भी शो करेगा, ठीक है। एंटी डोपामिनर्जिक, और मतलब क्या, एंटी डोपामिनर्जिक नाम से आपको घबराना नहीं है, मतलब कि पार्किंसन डिजीज में भी रिलीफ करने में हेल्प करेगा, क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पाएगा तो आपके ब्रेन में जाएगा, फिर वहाँ डोपामिन का कंसंट्रेशन, डोपामिन रिसेप्टर को बंद कर देगा, ठीक। जिसके कारण जो डोपामिन का लेवल है, डोपामिन का लेवल अपने आप बढ़ जाएगा, डोपामिन का लेवल बढ़ जाएगा तो आप पार्किंसन डिजीज से बच जाओगे, क्योंकि डोपामिन के कमी से ही पार्किंसन डिजीज होता है ना। अब यूज की अगर बात करते हैं तो यूज तो आप सभी जानते हैं, एलर्जी कंडीशन में राइनाइटिस, कंजक्टिवा एलर्जी, कंजक्टिविटिस, या फिर स्किन एलर्जी जो भी हुआ, एंजियोइडिमा, स्वेलिंग हो गया कहीं पे, ठीक है, इससे हमको क्या करेगा, बचाता है। फिर हमारा आता है एजेटाडीन मैलेट। एजेटाडीन मैलेट जो है, देखिए इसका स्ट्रक्चर दिखा देते हैं आपको, बस इसमें भी आपको फेनोथायाजिन रिंग आपको मिल जाएगा, ये फेनोथायाजिन रिंग नहीं है, सॉरी, ठीक है। देखिए यहाँ पे लगा हुआ है हमारा पायरिडीन है यहाँ पे, और ये हमारा बेंजीन है, यहाँ पे ध्यान देना आपको, ये पायरिडीन रिंग मिल गया और यहाँ बेंजीन रिंग मिल गया, और ये हमारा 7 कार्बन का चैन है, ठीक है, 7 कार्बन का चैन है। और नीचे में जो हमारा लगा हुआ है पिप्रिडीन लगा हुआ है, पिप्रिडीन, एन मिथाइल पिप्रिडीन इसको कह दिए, क्योंकि एक मिथाइल ग्रुप भी यहाँ अटैच है, एन मिथाइल पिप्रिडीन। तो इसको हम लोग क्या कह दिए, एजेटाडीन मैलेट। मैलेट क्यों कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे मैलिक एसिड भी आपको दिख जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH, COOH 2 बार, इसको मैलिक एसिड इसको कह दिए, है ना। देखिए यहाँ पे आईपीएसएनएम की अगर हम बात करते हैं तो फेर बेंजो साइक्लोहेप्टा पायरिडीन, ठीक है, साइक्लोहेप्टा
ये हमारा साइक्लोहेप्टा है ना, ये 7 रिंग बीच वाला जो है 7 रिंग से बना हुआ है साइक्लोहेप्टा, और ये हमारा क्या है, पायरिडीन है, ठीक है। और पिपरेडीन है, और यहाँ पे मैलिक एसिड है, तो मैलेट हो गया। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, H1 रिसेप्टर एंटागोनाइज, सही बात है। और एलर्जी में, राइनाइटिस में हेल्प करेगा, या फिर नजल कंजेशन से बनाएगा, बचाएगा। और यूस्ट्रिशियन ट्यूब कंजेशन, ये यूस्ट्रिशियन ट्यूब कंजेशन क्या होता है ना, कि आपको जो ईयर है, मिडिल ईयर को फेरिंग से जो कनेक्ट करता है वो यूस्ट्रिशियन ट्यूब होता है, जो कि प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, राइट। प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो वहाँ कभी कभी होता है ना, सिक्रीशन होने के कारण जो म्यूकस है वहाँ पे चला जाता है और उसको ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, आपका प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाता, आपको सर दर्द देने लगेगा, आप बहुत सारे प्रॉब्लम होने लगेगा। तो उससे भी क्या करता है, हमको बचाता है। तो ये हमारा फर्स्ट जनरेशन का ड्रग खत्म हुआ। अब हम बात करने वाले हैं क्या, H1 एंटागोनिस्ट सेकेंड जनरेशन का ड्रग। जो सेकेंड जनरेशन का ड्रग है, मैंने आपको बताया है, जो सेकेंड ड्रग के जनरेशन का ड्रग है, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा या नहीं करेगा, बताइए आप। नहीं करेगा। नहीं करेगा तो क्या होगा, सिडेटिव एक्शन नहीं देगा, और इसके पास एंटीकोलिनर्जिक एक्शन भी नहीं होगा। एंटीकोलिनर्जिक एक्शन भी नहीं होगा, बस वही लिखा हुआ है यहाँ पे। अब देखिए कौन कौन सा ड्रग है, एस्टेमिजोल, लोराटिडिन, सिट्रिजिन, लिवोसिट्रिजिन, आप सभी ने खाया होगा सिट्रिजिन, लिवोसिट्रिजिन। क्रोमोलिन सोडियम जो है कंजक्टिवाइटिस में जो आजकल यूज हो रहा है, आई ड्रॉप के फॉर्म में भी आता है, राइट। तो एस्टेमिजोल की पहला हम बात करते हैं। तो जो हमारा एस्टेमिजोल है, देखिए ध्यान से, एस्टेमिजोल ज्यादा पोटेंट है, और इसका एक्शन, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी इसका ज्यादा है। अगर एस्टेमिजोल का अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे बेंजिमिडाजोल, पिप्रिडीन, बीच में इथाइल ग्रुप आया है, फिर उसके बाद पैरामिथॉक्सीफेनाइल, ये OCH3 और ये मिथ फेनाइल रिंग है, तो पैरामिथॉक्सीफेनाइल, ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ, फिर यहाँ पे बेंजीन लगा हुआ और इसमें फ्लोरीन अटैच है। तो स्ट्रक्चर आपको बहुत ही ध्यान पूर्वक बनाना होगा, एक बार, दो बार, 10 बार बनाइए, आपको याद हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा एस्टेमिजोल है, बेंजिमिडाजोल, पिप्रिडीन, जो NH से अटैच है, फिर बीच में इथाइल ग्रुप आता है जिससे पैरामिथॉक्सीफेनाइल अटैच होता है। और बेंजिमिडाजोल में फर्स्ट नाइट्रोजन से अटैच है क्या, हमारा बेंजीन रिंग अटैच है, जो मिथाइल बेंजीन जिसको कहते हैं, जिसका फर्स्ट पोजीशन पर फ्लोरीन भी है। आप नहीं आता था तो आप जो है इसका यूपीएससी नेम देख लो एक बार, सब सारा रिंग भी क्लियर हो जाएगा। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता दो भाई। हिस्टामिनिक रिसेप्टर पर बाइंड करता है रिवर्सिबली टू H1 रिसेप्टर। H1 रिसेप्टर कहाँ कहाँ होता है हमारा, GIT में होता है, यूट्रस में होता है, ब्लड वेसल में होता है, फिर ब्रोंकियल मसल में होता है। तो उस सब जहाँ मतलब H1 रिसेप्टर पे क्या करेगा, ये बाइंड करेगा, और रिवर्सिबली बाइंड करेगा, इडीमा को क्या करेगा, सप्रेस करेगा। फ्लेयर और प्योरिटीज, जो फ्लेयर होता है, प्योरिटीज होता है, हिस्टामिन के रिलीज के कारण इडीमा क्या हुआ, आप समझ गया कि कहीं भी स्वेलिंग हो जाता है वहां पे सिक्रीशन, सपोज यहाँ पे मेरा इडीमा हो गया, आप देखो दांत खाद खुजली, जो जो क्या होता है, थोड़ा स्किन वहां पे स्वेल कर जाता है, स्वेल करने के कारण वहां पे क्या होता है, वहाँ जो वहां पे हिस्टामिन रिलीज होता है, उसके कारण वहाँ उसमें पस एक्युमुलेशन हो जाता है ना, और पस एक्युमुलेशन होने के कारण वो थोड़ा सा इन्फ्लामेशन हो जाता है, वहां पे फूल जाता है, उसी को इडीमा कहा गया। फ्लेयर क्या हुआ, फ्लेयर मतलब स्किन पे पैचेज, कभी कभी देखा वो रैशेस का पैचेज होता है, जो कि स्किन पर कभी आपको कुछ काटा, सपोज चींटी, सफेद वाले जो चींटी काटती है, तो कैसा स्किन पे पैचेज बन जाता है रेड कलर का, ऊपर उठा हुआ हल्का सा, तो इसी को फ्लेयर कहते हैं। और प्रियोरिटी तो आप जान रहे हो कि बहुत तेज खुजली होना, जहाँ पे आप मन करता बहुत जोर से खुजा दे ताकि पूरा ब्लड बाहर आ जाए, और जोर से खुजाना प्रियोरिटीज कहलाता है। अगर वहां से ब्लड आ गया तो उसको फ्लशिंग कहते हैं, ये भी आपको ध्यान देना होगा, राइट। कॉज्ड बाय हिस्टामिनिक एक्टिविटी, जो हिस्टामिनिक एक्टिविटी के कारण इडीमा, फ्लेयर, प्रियोरिटीज हो रहा है, उसको ब्लॉक करने में हेल्प करता है। काम बता दीजिए यूजेस भैया। एलर्जिक राइनाइटिस, यूरिट्रिकेरिया मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। इफेक्टिव एंटी एलर्जिक है, मतलब एलर्जी से हमको बचाता है, अस्थमा से बचाएगा, एलर्जी से बचाएगा तो अस्थमा से भी बचाएगा। हे फीवर और क्रोनिक यूट्रिकेरिया, हे फीवर और क्रोनिक एट्रिकेरिया। हे फीवर मैंने आपको बताया जो ज्यादातर पॉलन के कारण होते हैं, पॉलन ग्रेन जो होते हैं ना प्लांट्स में, उसके कारण होते हैं, हमारे इनहेल कर लेते हैं तो क्या होता है, गला में क्या होता है, थोड़ा खराश टाइप का आने लगता है, या फिर सिक्रीशन होने लगता है, जो कि हमको इरिटेशन होता है हमको, राइट। तो ये जो है ड्रग हमको क्या करेगा, हेल्प करता है, एलर्जी से बचाता है। यूजेस तो सबका सेम है, राइनाइटिस, यूट्रिकेरिया, अस्थमा, राइट। अब अगला ड्रग हमारा लोरेटिडिन। लोरेटिडिन की बात करते हैं, तो आप देखिए लोरेटिडिन का स्ट्रक्चर देख लीजिए, यहाँ पे
बेंजोसाइक्लोहेप्टापायरिडीन, हेप्टा तो आप समझ रहे हो क्योंकि ये 7 कार्बन वाला बीच वाला रिंग है हेप्टा, और 2 बेंजीन रिंग, यहाँ देखिए पायरिडीन रिंग लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पायरिडीन लगा हुआ है, पायरिडीन है। और बेंजोसाइक्लो, यहाँ पे क्या है, बेंजीन रिंग है जहाँ पे 8 पोजीशन पे क्लोरो है, बेंजीन रिंग है जहाँ 8 पोजीशन पे क्या है हमारा, 8 पोजीशन पे देखिए यहाँ पे क्लोरो है। और बात करते हैं तो यहाँ पे एक क्या लगा हुआ है, पायरिडीन रिंग लगा हुआ है, यहाँ पे पायरिडीन रिंग लगा हुआ है और बीच में हेप्टा 7 कार्बन वाला रिंग है, राइट। और इस पे 11th पोजीशन पे जो है हमारा एक पिपरिडीन रिंग लगा हुआ है, ठीक है, पिपरिडीन रिंग लगा हुआ है जिससे कि कार्बोक्सिलेट ग्रुप अटैच है, कार्बोक्सिलेट ग्रुप अटैच है। आप देख लो लोराटिडीन का टैबलेट आया है ना, लोराटिडीन का टैबलेट यहाँ पे आप देख सकते हो। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो H1 रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, स्पेसिफिक सेलेक्टिव पेरिफेरल H1 एंटागोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट समझ रहे हो कि H1 रिसेप्टर पे बाइंड तो करेगा लेकिन एक्शन नहीं देगा, है ना। हिस्टामिन को एक्शन को क्या करेगा, हिस्टामिन को एक्शन को ब्लॉक करेगा। लो एफिनिटी है, कोलिनर्जिक रिसेप्टर, मैंने आपको बताया था कि ये इसका एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट नहीं होता है, तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे बाइंड तो करेगा क्योंकि एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट इसका नहीं है, क्योंकि क्या है, सेकेंड जनरेशन का ड्रग है। मैंने बताया था कि ये एंटी कोलिनर्जिक और सीडेटिव एक्शन नहीं देता है, तो कहीं ना कहीं ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे जाकर बाइंड तो करेगा ना, करेगा। तो अब ठीक है, उतना ज्यादा एफिनिटी नहीं है लेकिन बाइंड करता है। अल्फा एनर्जिक ब्लॉकिंग एक्टिविटी भी है इसका, मतलब अल्फा जो अल्फा रिसेप्टर होता है उस पे जाकर के एक्ट करेगा और बाइंड भी करता है। यूज तो आप सभी जानते हैं, राइनाइटिस, प्यूराइटिस, यूट्रिकेरिया और इरिदिमा, है ना, ये सब में क्या करता है, यूज करता है, राइट है। इरिदिमा वही हो गया जो आपका स्किन पे क्या होता है, इरिदिमा मतलब स्वेलिंग हो जाना, थोड़ा पस भर जाना जो है ना, उसी को इरिदिमा कह दिया यहाँ पे, जहाँ बहुत तेज खुजली करता है, ठीक है। अब बात आता है हमारा जो बहुत ज्यादा यूज होता है सिट्रीजिन और जो अब तक तो हम लोग लिवोसिट्रीजिन यूज कर रहे हैं। देखिए सिट्रीजिन और लिवोसिट्रीजिन का स्ट्रक्चर सब सेम है, बस एक पोजीशन पे डिफरेंस है जहां पे आपको, क्योंकि वो लिवोसिट्रीजिन है, मतलब हम बात करें लिवो है, मतलब कहीं ना कहीं प्लेन पोलराइज्ड को लिवो रोटेट करवा रहा होगा, लेफ्ट साइड में रोटेट करवा रहा होगा, तो एक पोजीशन पे बस चेंज है, वो हम देखने वाले हैं कहाँ चेंज है। देखिए सिट्रीजिन में पैराक्लोरोफेनाइल लगा हुआ है, बेंजाइल लगा हुआ है ना, और इथोक्सी ग्रुप है, और यहाँ पे एसिटिक एसिड है, ठीक है। और यहाँ पे पिप्राजिन, ये जो है हमारा पिप्राजिन डेरिवेटिव्स है, और यहाँ अल्फा पे CH ग्रुप है, यहाँ पे बस मेरा देखिए ये चेंज आएगा तो लिवोसिट्रीजिन में बस यहाँ पे चेंज आएगा, ये जो CH ग्रुप है चेंज भी नहीं आएगा। ये जो CH है वो क्या है, एक वेज वेज डैश आप पढ़े होंगे, वेज डैश आपने पढ़ा होगा कि अगर सॉलिड लाइन इस तरह से, सॉलिड लाइन जो है अगर हाइड्रोजन अटैच है इस तरह से, तो मान लेते हैं कि ये हाइड्रोजन जो है मेरे तरफ है, इस साइड की ओर हाइड्रोजन है, और अगर डैश लगा हुआ है तो हाइड्रोजन क्या है, आपके तरफ है, बस। तो जो आपके तरफ होगा कहीं ना कहीं वो लेफ्ट रोटेट कर रहा होगा, तो लिबो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यहाँ पे क्या होता है, लिवोसिट्रीजिन का उत्पत्ति होता है। बस यहीं पे डिफरेंस है कि हाइड्रोजन जो है लिवोसिट्रीजिन में आपको डैश से दर्शा देना है, राइट। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये लिवोसिट्रीजिन है, बाकी सब स्ट्रक्चर जो है सेम रहेगा, पैराक्लोरोफेनाइल रहेगा, बेंजाइल रहेगा, इथोक्सी रहेगा और एसिटिक एसिड रहेगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता दीजिए। सेलेक्टिव इनहिबिशन ऑन पेरिफेरल H1 रिसेप्टर पे काम करता है, एलर्जिक राइनाइटिस में काम करेगा, है ना। और क्या काम करेगा, क्रोनिक यूट्रिकेरिया, स्नीजिंग जो हो गया, प्यूराइटिस, टीरिंग, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं प्यूराइटिस में हेल्प करेगा, हाइव्स में हेल्प करेगा। हाइव्स भी होता है, खुजली जो होता है, बहुत तेजी से खुजली होता है, उसको उसको हम लोग कहते हैं, राइट। अब देखिए लिवोसिट्रीजिन का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए एक बार। लिवोसिट्रीजिन, लिवो फॉर्म है, पैराक्लोरोफेनाइल यहाँ भी है, बेंजाइल यहाँ भी है, इथोक्सी भी है, एसिटिक एसिड भी है, और पिप्रेजिन भी है। बस देखिए यहाँ पे डैश में है ना, हाइड्रोजन कैसे अटैच है, डैश में अटैच है, हाइड्रोजन डैश में अटैच है, तो ये इसलिए ये लिवो बन गया, लिवोसिट्रीजिन। अब इसका काम भी वैसा ही रहेगा, सिलेक्टिवली बाइंड करेगा H1 रिसेप्टर से, और हिस्टामिन के जो इफेक्ट है उसको क्या करेगा, घटाएगा, एंटागोनाइज करेगा। काम बता दीजिए भैया, एलर्जिक राइनाइटिस से बचाता है ना, स्किन क्रोनिक इडियोपैथिक यूट्रिकेरिया, यूट्रिकेरिया में हेल्प करेगा, फिर अस्थमा वगैरह, स्नीजिंग, कफिंग सब में यही आ जाएगा। क्योंकि लिवोसिट्रीजिन तो आप सभी ने खाया होगा, क्यों खाए होंगे आपको पता है, जो आपको म्यूकस सिक्रीशन होता है, सर्दी होता है, जुकाम होता है, तो उसको क्या कहता है, ठीक कर देता है। फिर अगला आता है हमारा क्या, क्रोमोलिन सोडियम। क्रोमोलिन सोडियम जो है मास्ट सेल स्टेबलाइजर है, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी है इसके पास, मतलब ये मास्ट सेल को स्टेबल बना देता है, और जब कहीं भी इन्फ्लामेशन हुआ है तो क्रोमोलिन सोडियम हम लोग देते हैं इन्फ्लामेशन से बचाने के लिए, राइट।
ये क्या करता है, हिस्टामिन को रिलीजेस को इनहिबिट कर देता है। जो हिस्टामिन है हमारा वेसिकल में, जो हिस्टामिन बंद होता है उसको क्या करेगा, रिलीज ही नहीं होने देगा। तो अगर हिस्टामिन या ल्यूकोट्राइन्स रिलीज नहीं होगा तो आपका हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ही नहीं मिलेगा। अगर रिलीज ही नहीं हुआ हिस्टामाइन तो अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा क्या, नहीं करेगा। अगर बाइंड नहीं करेगा तो क्या होगा, अपना एक्शन शो नहीं करेगा, तो आपको एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो आपको एलर्जी से बचा दिया। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर है, देखिए यहाँ पे 4H क्रोमीन, 2 क्रोमीन ग्रुप लगा होगा, एक यहाँ और एक यहाँ। बीच में आपको बस याद रखना है कि 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन बनाना है। और फर्स्ट कार्बन पे 4H क्रोमीन और 4 कार्बन, लास्ट वाला कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे 4H क्रोमीन आपको अटैच कर देता है। क्रोमीन का स्ट्रक्चर देख लीजिए, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। और बस इसको आपको याद रखना, C डबल बॉन्ड ONA, C डबल बॉन्ड ONA। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड H था तो H हट गया, Na लग गया। ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इसको हम लोग कहते हैं, सोडियम कार्बोक्सिलेट। देखिए यहाँ पे सोडियम कार्बोक्सिलेट लगा हुआ है, बस इतना आपको याद रखना है, दोनों पोजीशन पे सोडियम कार्बोनेट। बाकी ऑक्सीजन दोनों स्ट्रक्चर सेम है, क्रोमीन है। और सेपरेटेड किससे है, तो प्रोपेन में 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन है, जिससे कि दोनों अटैच है। तो ये है हमारा क्रोमोलिन सोडियम। मैकेनिज्म बता दीजिए भैया। प्रिवेंट करता है मास्ट सेल को डिग्रेनुलेशन से, मतलब मास्ट सेल को क्या करेगा, रिलीज ही नहीं होने देगा। अगर रिलीज ही नहीं होने देगा तो क्या होगा, अपना रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगा। अगर रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगा तो क्या होगा, अपना एक्शन शो नहीं करेगा। और जो इन्फ्लामेटरी इफेक्ट है ल्यूकोट्राइन्स, क्योंकि ल्यूकोट्राइन्स जब सीक्रेट होता है ना तब वहां पे इन्फ्लामेशन होता है, इतना आपको याद रखना होगा। ल्यूकोट्राइन सीक्रेशन होता है तो वहाँ इन्फ्लामेशन होता है। तो ये क्या, ल्यूकोट्राइन्स को भी क्या किया गया, इनहिबिट कर दिया। तो अगर ल्यूकोट्राइन सीक्रेट नहीं होगा तो इन्फ्लामेशन होगा क्या, इन्फ्लामेशन नहीं होगा। ठीक है, तो और काम कैसे करता है, तो इनहिबिट करता है कैल्शियम इन्फ्लक्स को। क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक कैल्शियम, देखिए हम जानते हैं कि किसी भी सेल मेम्ब्रेन में, किसी भी मेम्ब्रेन में यहाँ हिस्टामिन स्टोर है वेसिकल के अंदर। और जब तक कैल्शियम, देखिए कैल्शियम का काम क्या था, कैल्शियम आता था, इसे अटैच होता था और मेम्ब्रेन को तोड़ देता था। मेम्ब्रेन को तोड़ दिया तो क्या हो गया, पूरा जो हिस्टामिन है वो रिलीज होगा। अब इसको कैल्शियम को ही ब्लॉक कर दिया, कैल्शियम ही नहीं आएगा। अगर कैल्शियम नहीं आएगा तो इसे बाइंड करेगा क्या, नहीं करेगा। अगर बाइंड नहीं किया गया तो इसका मेम्ब्रेन को तोड़ेगा, नहीं तोड़ेगा, तो जिसके कारण हिस्टामिन बाहर रिलीज नहीं होगा। जैसा था मास्ट सेल को ऐसा स्टेबल कर देगा। तो हम पढ़े थे शुरू में कि मास्ट सेल को स्टेबलाइज करता है, तो स्टेबल बना दिया है कि नहीं बना दिया। तो रिलीज ही नहीं होगा तो अपना एक्शन शो नहीं करेगा। अगर एक्शन शो नहीं करेगा तो कितना अच्छा बात है कि ब्रोंकल अस्थमा से आपको बचाएगा। ठीक है, अस्थमा, ब्रोंकोस्पाज्म, नजल सॉल्यूशन, एलर्जिक राइनाइटिस, आपको जो एलर्जिक राइनाइटिस रनी नोज हो रहा है उससे बचाएगा। और देखिए कंजक्टिवाइटिस में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कंजक्टिवाइटिस में यूज होता है आई ड्रॉप के रूप में। तो आजकल तो बहुत आई ड्रॉप यूज हो रहा है, जिसके कारण क्रोमोलिन सोडियम, एक आई ड्रॉप ही आता है, आप सर्च कर लो गूगल पे क्रोमोलिन सोडियम, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। क्रोमोलिन सोडियम है जिसको आई ड्रॉप के रूप में यूज करते हैं। देखिए यहाँ टैबलेट भी आता है क्रोमोलिन सोडियम का। ठीक है, जो कि किससे बचाता है, कंजक्टिवाइटिस से बचाता है, या फिर हिस्टामिन को रिलीज को रोकता है। तो हमको किससे बचाया, वोमिटिंग से बचाया, यूट्रिकेरिया और इचिंग से बचाया। यहाँ पे फ्लशिंग जो मैंने आपको बताया था, जो हम तेज खुजली करते हैं तो उसको यूट्रिकेरिया कहते हैं। और खुजली करते 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 होता है ना, कभी कभी थोड़ा थोड़ा ब्लड आने लगता है, फ्लश, ब्लड फ्लश मतलब क्या, फ्लश हो रहा है, मतलब बाहर निकल रहा है कुछ ना कुछ, फ्लश हो रहा है, फ्लशिंग आउट जिसको कहते हैं। तो क्या हो गया, वो उसको फ्लशिंग कहते हैं। ब्लड जो ऐसे ऐसे जोर जोर से खुजली करोगे ना तो क्या होता है कि जो यहाँ का ब्लड वेसल है वो डायलेट होता है। अगर ब्लड वेसल डायलेट होगा तो जिसके कारण डिफ्यूजन का प्रोसेस, हम जानते हैं कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, तो जो ब्लड वेसल के अंदर जो कि ब्लड वॉल्यूम पाए जाते हैं, जो ब्लड होते हैं उसमें से कुछ जो है कुछ ब्लड वॉल्यूम बाहर डिफ्यूज होने लगते हैं, जिसके कारण छोटा छोटा बिंदा बिंदा आपको क्या, ब्लड का फ्लशिंग दिखने लगेगा। ठीक है, स्किन के ऊपर आ जाएगा, तो उसको हम लोग फ्लशिंग कहते हैं। और ऐसे जोर जोर से खुजली कर रहे हैं तो उसको यूट्रिकेरिया कहते हैं। तो ये सबसे क्या करता है, हमको बचाता है कौन, क्रोमोलिन सोडियम। राइट, तो देखिए आई ड्रॉप में यूज हो रहा है, आँख खाना जिसको कह रहे हैं आजकल बहुत प्रचलित है। तो ये था हमारा आज का पूरा लेक्चर, जिसमें हम लोग फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन दोनों क्लियर किए हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आज के लिए आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.brightmedico.com। अगर आपको कहीं डाउट रह जाता है तो कमेंट करें, मैं उसे तुरंत आंसर करूंगा। ठीक है, आपको सारा डाउट क्लियर होना चाहिए क्योंकि समझना जरूरी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाएं और बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।